जब भी हम प्लेटो का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? उनकी मशहूर किताब द रिपब्लिक है ना। एक आदर्श दुनिया, एक फिलोसोफर किंग। लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने सपने को असल दुनिया में लाने की कोशिश की? आज हम उनके एक ऐसे काम की बात करेंगे जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, पर शायद जिसका असर सबसे ज्यादा हुआ। द लॉज। ये किसी सपनों की दुनिया का नक्शा नहीं, बल्कि हमारी इस इम्परफेक्ट दुनिया के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। और ये पूरी कहानी, ये पूरी किताब एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। क्या होता है जब एक परफेक्ट प्लान एक कच्ची पक्की उबड़-खाबड़ दुनिया से टकराता है? यही वो सवाल था जिसने प्लेटो को बेचैन किया और उन्हें द लॉज लिखने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, प्लेटो के लिए ये सिर्फ कोई थ्योरी वाला सवाल नहीं था। उन्होंने सच में इसे हकीकत में बदलने की कोशिश की। वो सिराक्यूज गए, वहां के शाही दरबार में अपने रिपब्लिक वाले आइडियाज को लागू करवाने। एक तरफ था उनका एकदम परफेक्ट सपना और दूसरी तरफ थी राजनीति की असली कठोर दुनिया। नतीजा पूरी तरह से फेलियर। हकीकत से इस टकराव के पल को ही सिराक्यूज पिवट के नाम से जाना जाता है। तो इस नाकामी ने प्लेटो को अंदर तक हिला दिया। ये उनके लिए एक जबरदस्त रियलिटी चेक था। एक ऐसा पल जिसने उन्हें आदर्शवाद के बादलों से उतारकर यथार्थ की सख्त जमीन पर ला पटका। तो सिराक्यूज से मिला सबसे बड़ा सबक क्या था? सबक ये था कि इंसान कितना भी महान, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उससे गलतियां होती हैं, वो भावनाओं में बह सकता है। इसलिए हम किसी एक व्यक्ति पर, चाहे वो फिलोसोफर किंग ही क्यों ना हो, भरोसा नहीं कर सकते। हमें एक सिस्टम पर, एक व्यवस्था पर निर्भर रहना होगा। और यही सोच द लॉज की नींव बनी। तो ठीक है, अगर कोई इंसान राजा नहीं बनेगा तो फिर राज कौन करेगा? प्लेटो का जवाब बहुत ही क्रांतिकारी था। कानून। कानून को ही राजा बना दो। चलिए समझते हैं कि कानून की सर्वोच्चता का ये आइडिया आखिर है क्या। उनके इस नए नजरिए का पूरा सार बस एक लाइन में है। अगर एक सच्चा दार्शनिक राजा मिलना नामुमकिन है तो कानून की मौजूदगी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब साफ है, अगर हमें कोई परफेक्ट शासक नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, कानून को ही हमारा शासक होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को एक नाम दिया गया, नोमोस, यानी कानून ही सबसे ऊपर है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि सरकार कानून की मालिक नहीं, बल्कि उसकी नौकर है, उसकी सेवक है। प्लेटो ने कानून को एक सुनहरा धागा कहा था, जो सदियों की समझदारी को एक साथ पिरोकर समाज को बिखरने से बचाता है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा बदलाव था। द रिपब्लिक में राजा कानून से ऊपर था, वो जो चाहे नियम बना सकता था। लेकिन द लॉज में सरकार कानून के नीचे है, उसकी सेवक है। ये आदर्शवाद से यथार्थवाद तक का एक पूरा सफर है। तो इसी नए सिद्धांत को आधार बनाकर प्लेटो ने एक पूरे शहर का ब्लूप्रिंट तैयार किया। नाम था मैग्नीशिया। ये उनका सपनों का राज्य नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे दूसरा सबसे अच्छा राज्य कहा। तो आइए देखते हैं कि इस इम्परफेक्ट लेकिन प्रैक्टिकल शहर का डिजाइन कैसा था। तो सबसे पहले बात करते हैं जगह की। प्लेटो ने कहा, शहर समंदर से दूर होना चाहिए, अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि समंदर के रास्ते से बाहर का व्यापार आता है और उसके साथ साथ आता है लालच, नई नई आदतें और नैतिक पतन। उनका मकसद था एक आत्मनिर्भर, खेती पर आधारित समाज बनाना। और फिर आता है ये अजीब सा नंबर 5040। ये क्या है? ये थी मैग्नीशिया के नागरिकों की फिक्स्ड संख्या। अब सवाल उठता है कि यही नंबर क्यों? प्लेटो का दिमाग गणित वाला था। ये नंबर 1 से लेकर 10 तक के लगभग हर अंक से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। इससे जमीन का बंटवारा, टैक्स लगाना और प्रशासन चलाना सब कुछ बेहद आसान हो जाता है ना? कमाल की प्लानिंग। याद है द रिपब्लिक में प्लेटो ने परिवार को खत्म करने की बात कही थी। द लॉज में वो यू टर्न लेते हैं। परिवार को वापस लाया जाता है, लेकिन एक शर्त पर। यह पूरी तरह से राज्य के कंट्रोल में होगा। शादी के लिए सख्त नियम होंगे। माओं की जिम्मेदारी होगी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, और यहां तक कि महिलाओं को भी राज्य की रक्षा के लिए सैन्य ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्थिक मामलों में भी उतनी ही सख्ती थी। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते थे, लेकिन दौलत की एक लिमिट थी। कोई भी नागरिक सबसे गरीब नागरिक से 4 गुना से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा कमाया तो वो पैसा राज्य जब्त कर लेगा। सोना चांदी रखने पर पाबंदी, ब्याज पर पैसा देना मना। ये सब इसलिए ताकि समाज में अमीर गरीब का झगड़ा ही ना हो। तो सरकार कैसी होगी? यहां प्लेटो ने एक बहुत ही शानदार आइडिया दिया, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें राजशाही के गुण भी होंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे, और लोकतंत्र के गुण भी ताकि लोगों को आज़ादी महसूस हो।
मकसद था एक तरफ के निरंकुश शासन और दूसरी तरफ की भीड़ की अराजकता, दोनों से बचना, एक बैलेंस सिस्टम। इस पूरे सिस्टम की धुरी कौन था? कौन था सबसे जरूरी अधिकारी? वो था शिक्षा मंत्री। शिक्षा का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं था, बल्कि नागरिकों का चरित्र बनाना था। बचपन से ही उनमें संयम और आज्ञा मानने की आदत डालना। इसके लिए कला और संगीत पर भी कड़ी सेंसरशिप थी, ताकि कोई गलत विचार ना फैले। अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। कैसे प्लेटो का ये सेकंड बेस्ट प्लान इतिहास का सबसे असरदार राजनीतिक ब्लूप्रिंट बन गया। देखिए, द लॉज की विरासत कितनी लंबी है। उनके ही शिष्य अरस्तु ने मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को आगे बढ़ाया। फिर सदियों बाद रोमन गणराज्य ने इसी विचार को असल में लागू करके दिखाया, और आज जिसे हम रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन कहते हैं, उसकी जड़ें सीधे प्लेटो के इसी काम से जुड़ी हैं। इस बात को विद्वान अर्नेस्ट बार्कर ने बहुत खूबसूरती से कहा है, रोमन कानून ग्रीक सिद्धांत की संतान है। ये एक लाइन प्लेटो के कागजी नक्शे और रोमन सभ्यता की असली इमारत के बीच का रिश्ता एकदम साफ कर देती है। तो आखिर में हम द लॉज के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, पढ़ने में ये शायद द रिपब्लिक जितनी मज़ेदार नहीं है। थोड़ी सूखी है, कुछ बातें बार बार आती हैं, लेकिन राजनीतिक सोच के लिहाज से ये कहीं ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो काम कर सकता है। शायद द रिपब्लिक से कम प्रेरणादायक, पर उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी। आखिर में प्लेटो का ये पूरा सफर एक तरह से हमारी अपनी कहानी है। उस आदर्श दुनिया के बीच का संघर्ष जिसे हम चाहते हैं, और वो हकीकत जिसमें हमें जीना पड़ता है। इसका सबक बहुत गहरा है। शायद हमें राज करने के लिए कोई देवता ना मिले, पर हम कानून के सुनहरे धागे से एक सुरक्षित दूसरी सबसे अच्छी दुनिया बना सकते हैं। और शायद एक इम्परफेक्ट दुनिया में यही सबसे बड़ी समझदारी है, या ये सिर्फ एक समझौता है? यही सवाल प्लेटो हमारे लिए छोड़ गए हैं।